Good morning, students. Raise your hand if my voice is audible for you. तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. Some basic concept of chemistry. In previous class, we were discussed about mass and temperature. जैसे आपने 9th में भी पढ़ रखा था कि टेम्परेचर जो है उसके जनरली कितने स्केल होते हैं, 3 स्केल्स होते हैं. कौन कौन से? एक तो डिग्री सेल्सियस, एक आपके पास केल्विन है और एक आपके पास फ़ारेनहाइट. तो बच्चों, अपन जब केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हैं, चाहे 11th में करोगे चाहे 12th में करोगे, तो न्यूमेरिकल्स में जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज 99% आपको केल्विन में ही यूज करना है. डिग्री सेल्सियस में गिवन हो तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको आपको पता भी होगा, बिकॉज आपने छोटी क्लास में से 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा था. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास? 273.15 केल्विन. 273.15 केल्विन होता है, ये अपने को पता है. और थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो उसके कारण से तो उसको 273 केल्विन लिखता है. ओके, तो ये तो था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको कल बता दिया था. एक छोटा सा फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना. तो अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई थी. कौन कौन सी? एक तो आपके पास हो गई थी मास. मास की यूनिट कौन कौन सी होती है ये अपने को पता चल गया. सेकंड आपके पास हो गया टेम्परेचर. थर्ड जो अपने पास आता है, थर्ड आपके पास आ जाता है वॉल्यूम. दैट व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम होता क्या? वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर, बाय एनी बॉडी, बाय एनी सब्सटेंस. कोई भी आपके पास सब्सटेंस हो, चाहे कोई आपके पास मैटर हो, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन उसका क्या कह देते हैं? वॉल्यूम कह देते हैं. वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय space occupied by any matter is known as volume. वो उसका आपके पास क्या हो गया? वॉल्यूम. जैसे मैं अगर बात करूं कि ये मार्कर है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है? इसने इतनी लेंथ, इतना आपके पास इसकी क्या हो गई? विड्थ हो गई. ठीक है ना. तो ये आपके पास इसका जो है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा. वॉल्यूम की जनरली जो अपन यूनिट यूज करते हैं वो आप कौन सी यूज करते हो? लीटर. वॉल्यूम की जनरली अपन जो यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? लीटर. और अपने को पता है कि दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ml. 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ml. और 1 ml जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो यूं भी कह सकते हैं अपन दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास हो गया वॉल्यूम.
नेक्स्ट जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आती है, सारी केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आती है वो है डेंसिटी। ये भी आपने नाइन्थ में देखा होगा कि क्या होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गया, यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का कितना मास प्रेजेंट है उसको अपन उसकी क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिएगा कि अगर आप मास जो है वो ग्राम में ले रहे हो तो डेंसिटी की यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है आपके पास, एक किलोग्राम पर लीटर। पर जनरली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें डेंसिटी यही गिवन होगी, दैट ग्राम पर एम। काफी जगह ये भी फॉर्मूला यूज होगा जब आप 11th में मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे, 12th में जब आप एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो काफी जगह डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिएगा मोल कंसेप्ट जो बनने आगे आएगा, ये अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में ओनली एंड ओनली फॉर्मूले है, थ्योरी नहीं है, बहुत कम थ्योरी है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक ही थ्योरी है। जो आपने कुछ लॉज आपने पढ़ रखे हैं नाइन्थ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है आपने, है ना, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन आपने पढ़ रखा है, उसके अलावा भी लॉज है। उस लॉज के बाद इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, ओनली फॉर्मूले हैं और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स या व्हाट इज द मोलरिटी क्या होती है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। हर तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेंसिटी आपके पास डेफिनेशन देखे डेंसिटी की, वो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिएगा मास हो गया आपके पास, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास आएगा प्रेशर। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है, प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, कि जैसे मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो इस यूनिट एरिया पे जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं क्या कहूंगा, प्रेशर कहूंगा। फोर्स exerted on unit area is known as pressure। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी आपके पास, फोर्स, सॉरी फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन आपके पास क्या आ गया। अब देखिएगा प्रेशर जो है उसकी यूनिट बहुत सारी होती है, कौन कौन सी होती है वो डिस्कस करना है। एक तो होती है 1 atm। एटीएम को अपन लिखते हैं एटमोस्फेरिक, जो अभी प्रेशर रहता है एटमोस्फेयर का, 1 एटमोस्फेरिक। ये इक्वल होता है आपके पास किसके, इसको अपन अगर बार में कन्वर्ट करें तो 1 बार। ये इक्वल होता है किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ HG। ये सारी प्रेशर की यूनिट है, 760 मिलीमीटर ऑफ HG। सर ये क्या मीनिंग है, मिलीमीटर ऑफ HG। देखिएगा मरकरी का जो आपके पास ये अपन थर्मामीटर यूज करते हैं, इसमें मरकरी प्रेजेंट होती है। जब आपके पास इस मरकरी की हाइट 760 मिलीमीटर तक होती है,
760 मिलीमीटर तक होती है, तो वो जो प्रेशर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर या सेंटीमीटर। या आपके पास एक और यूनिट आ जाती है 760 टोर। टोर इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ प्रेशर। ये भी आपके पास क्या रहती है, प्रेशर की एक यूनिट रहती है। उसके बाद आपके पास एक और यूनिट आ जाती है लीटर एटमोस्फेयर। एक आपके पास और प्रेशर की यूनिट आ जाती है, वो आपके पास कौन सी आती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर जो है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, इसको अपन पास्कल भी कहते हैं। तो ये सारी आपके पास क्या रहती है, प्रेशर की यूनिट रहती है। अब कभी मान लीजिए कि प्रेशर जो है 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg में, और क्वेश्चन की डिमांड हो तो अपन लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कहते हैं कि प्रेशर 420 mmHg है, mm ऑफ Hg, 420 mm ऑफ Hg। तो एटमॉस्फेरिक में कितना होगा, 420 अपॉन 760, ये किस में आ जाएगा आपके पास, atm। देखो 760 mm ऑफ Hg में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इतने में कितना होगा, ये आपके पास डिवाइड होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना हो, मिलीमीटर ऑफ Hg में आपको प्रेशर गिवन हो, उसको अगर आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना हो तो 760 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो और भी आपके पास प्रेशर की यूनिट होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 760 टन, है ना। प्रेशर की एक और यूनिट हो जाती है आपके पास, सब क्या हो जाती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन अपॉन आपके पास क्या आ जाती है, मीटर स्क्वायर। ये भी आपके पास क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल भी कहते हैं। ये भी आपके पास क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। P इक्वल्स टू F अपॉन, ये सारी आपके पास प्रेशर की यूनिट्स होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये 1 बार जो है वो आपको आगे बता दे, दिक्कत हो जाएगी। या 1 atm जो है, आपको अगर सर बताया नहीं, 1 atm जो है वो आपके पास 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। पास्कल भी आपके पास क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। ये 1.013 होता है ना, कंप्लीटली अगर लिखें तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको नेग्लेक्ट करके अपन ओनली 10 टू द पावर 5। प्रेशर के बाद एक और टर्म आ जाती है अपने पास, वो आती है एनर्जी। प्रेशर के बाद एक और टर्म आ जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बस ये लास्ट है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, इस टॉपिक को एंड करते हैं। एनर्जी, एनर्जी जो है उसकी यूनिट कौन कौन सी होती है, देखो एक तो होती है आपके पास कैलोरी, ठीक है, एक होती है आपके पास जूल, एक होती है आपके पास अर्ग। ये तीन जनरली अपन यूज करते हैं एनर्जी की यूनिट के फॉर्म, कैलोरी, जूल और अर्ग। कैलोरी की बात करें अगर, तो 1 कैलोरी जो है वो इक्वल्स टू होती है 4.18 जूल या 4.2 जूल कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, 4.2 जूल, ठीक है ना। 1 अर्ग की बात करें तो 1 अर्ग इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 7 जूल। तो ये जो आपके पास यूनिट कन्वर्जन है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं जब अपन न्यूमेरिकल सेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार हैंडल, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लर्न करने वाली चीज है, जल्दी से एक बार हैंड रेज कर लीजिए, कर दीजिए। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 6 स्टूडेंट्स के हैंड रेज है। मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे जल्दी से अपना हैंड रेज कर दें, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो भी अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम।
जल्दी से हैंडल्स करें बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भी एक बार हैंड रेस कर दीजिए ताकि मेरे को पता चले, अदरवाइज अपन किसी को ही नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। शायद आपने फिजिक्स में भी देखे होंगे इनको, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो फिगर्स जो किसी एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं और जिनका कोई मीनिंग निकलता है, जिन फिगर्स का कोई मीनिंग निकलता है कि हाँ इतनी वैल्यूज पॉसिबल है, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मीनिंगफुल डिजिट, उसको अपन क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। यूज करते कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट्स में, जहां पे आपके पास वैल्यू डेसिमल के बाद आती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि आपको ये देखना होता है कि आपको क्या दे रखे होंगे, एक नंबर दे रखे हैं, जैसे 1000 दे दिया, आपको पूछ लिया कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो गया कि कितने मीनिंगफुल डिजिट है इसमें, उसको अपन क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। मीनिंगफुल डिजिट्स आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे फर्स्ट रूल, all the non-zero digits, all the non-zero digits are significant figure. All the non-zero digits are significant figure. तो सर कैसे नॉन जीरो डिजिट आ जाए, जैसे आपके पास ये आ गया 1 2 3 4, एक नंबर है। आपको पूछा कि इन दिस नंबर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट, तो अपन लिखेंगे 4, बिकॉज सारे ही नॉन जीरो डिजिट। मैंने ऐसे लिख दिया 2 5 6 8, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या कहोगे सर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, बिकॉज सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट। मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 1, सिग्निफिकेंट फिगर बताओ इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे। मैं कह दूं कि 1 4 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कह दोगे। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। क्लियर। सेकेंड, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट। अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, फर्स्ट भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो जीरो अब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट अगर हो जाता है तो वो आपके पास क्या होगा बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूं लिख दिया इसको कि 1001, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट, 4। सर कैसे, मैंने कहा देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी जीरो आ गया तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ऐसा आ गया 1002 3, नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, है ना।
जीरो तो है बट वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आएगा तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना, ये दो रूल्स हो गए। पहला रूल्स कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास ऐसा आ जाए दैट जीरो 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 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट, तो वो आपके पास कितना होगा? जीरो। क्योंकि जीरो को, ओनली जीरो को अपन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ओके, थर्ड रूल देखिएगा, जीरो preceding non-zero digit is not significant, is not significant। अगर आपके पास जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा, जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कैसे? कि अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके पास? जीरो है बट वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है। जीरो था, नॉन जीरो डिजिट के बीच में था। जीरो है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये दो ही क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, जीरो 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 वन, इतने भी जीरो लगा दूं पर सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितना होगा? वन होगा। मैं अगर ऐसे लिख दूं 0.0000032, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? टू। ये जो जीरो है वो आपको इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट पोजीशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल की पोजीशन को बताते हैं। तो अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई जीरो आ जाता है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। ये तीन रूल अगर समझ आ गए हो तो एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से। जल्दी से करें बच्चा, हैंड रेस है ना। अगर ये तीन रूल अच्छे से समझ आ गए हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो digit and decimal is present, decimal is present in between zero and no, sorry, decimal is present, then zero is significant। पहले वाला रूल क्या था कि अगर आपके पास जीरो और नॉन जीरो डिजिट दोनों है बट जीरो जो है वो पहले आ रहा है, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल नहीं हो, उस जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ओके, बट अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जीरो हो, वो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हो, किसके बाद आ रहा हो बच्चों? नॉन जीरो डिजिट के बाद। आवाज सुनाई दे रही है ना अच्छे से? जीरो जो है
वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हो बट उससे पहले कोई डेसिमल आ गया अगर, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। 2.600 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके पास? 4। कितने हो जाएंगे? 4। मैंने इसको यूं लिख दिया 26.00, है ना। तो अगर 1 लिख दूं तो यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 5 ही होंगे। अगर मैं इसको यूं लिख दूं 2.70 तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने हो जाएंगे? तो अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद प्रेजेंट और उसके बीच में अगर डेसिमल आ जाता है तो उस जीरो को अपन क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। उसको अपन क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए। ओके, कि सर जी अगर ये डेसिमल नहीं हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे डेसिमल नहीं आए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए रूल नंबर 5 देखेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई डेसिमल नहीं, नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई डेसिमल नहीं हो अगर, तो फिर उस जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर आपके पास कोई डेसिमल नहीं हो तो उस जीरो को आप क्या नहीं करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। सर कैसे? कि जैसे आपके पास आ गया 10600, मैंने कहा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो इसमें होंगे 3। सर जी क्यों? इस जीरो को अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करें, अगर इसको ऐसे लिख दिया 1.06 इंटू 10⁴, तो ये जो पावर जो है वो भी सिग्निफिकेंट में कभी काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 1.060 इंटू 10⁴, देन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? प्यारे बच्चों 4 हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये दो रूल्स, फोर्थ और फिफ्थ। जीरो जो है वो अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट एंड डेसिमल इज प्रेजेंट, तो उस जीरो को क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो उस जीरो को अपन क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा। और अगर जीरो और जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है बट यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो को अपन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कभी नहीं करेंगे। तो कभी नहीं करेंगे। पावर आ जाती है तो भी आपके पास उस पावर को कभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अगर ऐसा आ जाए 2 × 10⁴, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? पावर नहीं होगी। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स थे। राउंडिंग ऑफ आपको डिजिट का करना आता है कि कैसे करते हैं, तो भी एक बार अपन छोटा सा रिवीजन करते हैं। राउंडिंग ऑफ डिजिट, राउंडिंग ऑफ इज कि जो डेसिमल के बाद जो आपके पास लास्ट नंबर है उसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए 3 रूल्स हैं, छोटे छोटे ध्यान में रखिएगा। पहला रूल क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है। कि अगर आप लास्ट नंबर जो हटा रहे हो, लास्ट नंबर जो हटा रहे हो वो ग्रेटर देन 5 हो, लास्ट नंबर जो हटा रहे हो
वो ग्रेटर देन 5 हो तो क्या करेंगे, उसके प्रीसीडिंग नंबर में या प्रीसीडिंग डिजिट में अपन +1 कर देंगे। सॉरी, जैसे आपके पास आ गया 2.77, मेरे को इस 7 को हटाना, ये जो 7 है वो ग्रेटर देन है 5, तो इससे पहले वाले फिगर में अपन क्या कर, डिजिट में क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। 2.77 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2.8। क्लियर। सेकेंड, कि जो आप नंबर हटाना चाहते हो, मतलब आपको पसंद नहीं, वो लेस देन 5 है, 4 इज लेस देन 5, देन देयर विल बी नो चेंज। ये 2.7 जो है 2.7 ही है। अगर 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो पहले वाले डिजिट में आप +1 कर दीजिए। इफ द लास्ट डिजिट विच इज रिमूव्ड वो अगर ग्रेटर देन 5 है, तो अपन क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट में +1 कर देंगे। लास्ट डिजिट जो आप हटा रहे हो, जो आप रिमूव कर रहे हो, वो लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। थर्ड रूल की 2 कंडीशन। क्या कंडीशन है, देखो। थर्ड में फर्स्ट आता कि जो लास्ट डिजिट आप हटा रहे हो वो अगर 5 हो तो क्या करेंगे। लास्ट डिजिट जो हटा रहे हो वो 5 हो तो क्या करेंगे, तो वो फिर डिपेंड करता है प्रीसीडिंग नंबर। अगर प्रीसीडिंग नंबर एक ऑड नंबर है तो उसमें हमेशा +1 कर देंगे, यानी कि 2.75 को 2.8 कर देंगे। और प्रीसीडिंग नंबर जो आप हटा रहे हैं, सॉरी, प्रीसीडिंग नंबर जो है वो अगर आपके पास एक इवन नंबर है तो उसमें नो चेंज हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उसको 2.6 ही लिखेंगे। ऑड नंबर है तो +1 कर देंगे, इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिएगा, जल्दी से करें मत छोड़ना। हाँ, हैंड रेस कर दिए जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि वैसे ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगा, फ्राइडे को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक गूगल फॉर्म लेंगे, मस्त सा, छोटा सा, अच्छा सा ना। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं करी है तो उसको जल्दी से आप कंप्लीट करें। उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन एक दिन क्लास लगाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के आपके डाउट्स होते हैं। मैं आपको 2 डेज देता हूँ, एक तो आज का हो गया, एक कल का हो गया थर्सडे को, है ना। सैटरडे को मैं क्या करूंगा, आपके एनसीईआरटी को अपन सॉल्व करेंगे, आपके कोई भी एनसीईआरटी के डाउट होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके पास 2-3 दिन है, आप आराम से क्या करें, एनसीईआरटी ले सेकंड चैप्टर की, उसको कंप्लीट करें, उसमें कोई भी आपको अगर डाउट हो तो उसको टिक लगा लीजिए। और जब भी अपनी डाउट क्लास हो आफ्टर 2 डेज यानी कि सैटरडे को, तो अपन क्या करेंगे, मे बी सैटरडे को या फिर मंडे को आपकी डाउट क्लास देंगे और उसमें अपन क्या करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जल्दी बच्चों एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, है ना, एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। तो ये अपन ने देख लिया आज की क्लास में, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और उसके साथ कुछ और बातें राउंडिंग ऑफ भी देखते हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर 5 लॉज, आपने टू लॉज जो है वो उसमें स्टडी कर रखे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख रखा है आपने, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन देख, तो इसमें और लॉज हैं, 3 लॉ और हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में अपन देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको साथ साथ पढ़ते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, कोई टफ नहीं लगेगी। अगर आप साथ साथ में नहीं करोगे तो फिर धीरे 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 क्या होगा कि
चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे और एनसीईआरटी सॉल्व होगी नहीं, तो फिर वो अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरा कहना यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। जो जो चैप्टर हो चुके हैं, सेकंड चैप्टर हो चुका है तो उसकी एनसीईआरटी करें, फर्स्ट हो जाएगा तो उसकी एनसीईआरटी करें। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, बाय एंड